डुमरी उपचुनाव में सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो टाइगर जयराम महतो का समर्थन कहाँ है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका सही बोले, डुमरी निर्णायक नहीं, अगर डुमरी में 2024 में वो हम लोग का एक महत्वपूर्ण सीट, दो माता स्वरूप है, महिलाओं के बीच है, दोनों ने अपने पति को खोया है, तो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मानते हैं राजनीति में सहानुभूति को हम भी महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि कहा है ना विकास दा कि कभी कभी कुछ पत्ते अंतिम समय में खोलने चाहिए। प्लस हम लोग का संगठन अभी बच्चा है, शिशु अवस्था में, एकदम छोटा बच्चा है, मतलब गोद के लायक बच्चा है। अगर हम लोग इतना जल्दी अपने पत्तों को खोल देंगे तो बाकी जो तुर्रम खान लोग हैं वो हमें फंसा लेंगे अपने राजनीति। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और डुमरी में बिगुल फूंक चुका है। डुमरी उपचुनाव को लेकर के सूबे के मुखिया से लेकर तमाम जो नेता हैं वो डुमरी में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन डुमरी में इस बार क्या होगा उपचुनाव में, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले जो है डुमरी में एक बेहद बड़ा जो एक तरीके से जो है एक तरीके से समझिए कि समर्थन कह लीजिए या फिर एक तरीके से निष्पक्ष कह लीजिए कि टाइगर जयराम को लेकर के भी निगाहें जो है तेज हो गई हैं। डुमरी उपचुनाव में सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो टाइगर जयराम महतो का समर्थन कहाँ है, ये लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका कैंडिडेट नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है, हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जहाँ उपचुनाव की बात आती है, उपचुनाव को लेकर हमारी कोई तैयारी नहीं है, रणनीति नहीं है। क्योंकि जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग कभी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि एक साधारण से गांव में फुटबॉल खेलने वाला, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र कभी इस राज्य में नेतृत्व करेगा, ये हम लोग सोचे नहीं थे। मात्र 50 को लड़का था, हम लोग पुतला दहन करने के लिए गए थे और धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट होता है। आप भी बाकायदा शुरू में स्टार्टिंग में इंटरव्यू लिए कई बार, तो उस समय हम लोग को ये उम्मीद नहीं था, ये किसी बार इस बात का अंदेशा नहीं था कि हम लोग एक बार राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हम लोग कभी इस बारे में सोचे नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का समय बढ़ा, भाषा से होते हुए, खतियान होते हुए, तमाम कंपनी का मुद्दा हो, ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा हो, तो हम लोग जेन्युइन चीज़ों पर जब लड़ाई लड़ने लगे और हमारे पास जो तर्क, जो हमारे पास जानकारियाँ जो प्रेजेंट करने लगे लोगों के बीच, उनको लगा कि अब आप लोग को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लगभग 10 दिन का हम समय लिए, 10 दिन में लगभग नहीं करने से भी 10-12 से ज़्यादा जिला का दौरा किए और फाइनली हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर घोषणा किए। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम लोग कदम रखेंगे, इस बात की भी घोषणा किए। तो हम लोग घोषणा इसलिए की कि 2024 में हमारा विधानसभा चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, यानी हम लोग एक फ्रेश पॉलिटिक्स करेंगे। और फिलहाल डुमरी में है वो एक उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर हम लोग विशेष इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, ये बात आप सही बोले, डुमरी निर्णायक नहीं, अगर डुमरी में 2024 में वो हम लोग का एक महत्वपूर्ण सीट होगा। और इस बात का उम्मीद हम लोग इसलिए कर सकते हैं कि जो बीते एक महीना पहले जो सभा हुई थी उसमें राजा साहब की सभा बगल में थी। राजा साहब यानी राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन, और उसके ठीक 5 किलोमीटर में हमारी भी सभा थी। राजा साहब की सभा में लगभग 1 करोड़ का पंडाल था, एसी था, पंखे थे, कूलर था, सारी चीज़ों की व्यवस्था थी और लगभग 1 महीना से प्रचार भी था। हमारी सभा में 1 दिन का प्रचार हुआ था और लगभग हमारी सभा में 40,000 की संख्या में लोग थे। राजा साहब की संख्या में लगभग 15-20 हज़ार थे। तो जाहिर सी बात है, डुमरी, चूँकि डुमरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारी जो समिति कही, हमारे संगठन कही है, उसका एक बहुत बड़ा जनसैलाब है। अतः 2024 में डुमरी सीट हम लोग के लिए निर्णायक होगी। जगन्नाथ महतो, वो उन्होंने भी टाइगर लिखा, आपने भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी थी, आपकी तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया पर उनके साथ लगी थी। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो जगन्नाथ महतो को ही समर्थन दे रहे हैं, चूँकि अब वो नहीं रहे तो उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं एक सम्मान और समर्थन दोनों अलग विषय है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसीलिए हमने कैंडिडेट नहीं दिया। सम्मान करने का अलग विषय और समर्थन देना अलग विषय है। तो क्या सम्मान में कहा जाए कि टाइगर जयराम महतो ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया? हाँ, हम सम्मान उनका करते हैं, आदर करते हैं, इसलिए हमने कैंडिडेट नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक समर्थन का बात है, इस बार जो भी हमारे साथी हैं वो ओपन है, वो चाहे तो नोटा पे जा सकते हैं, तीसरे व्यक्ति के साथ जा सकते हैं, या मतलब तो हमारी ओर से। हाँ, डुमरी में जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारी समिति के सदस्य हैं, वो इस बार स्वतंत्र हैं। उपचुनाव के लिए वो फ्रीली हैं और हम लोग स्पष्ट, चूँकि ये लड़ाई 2 माता स्वरूप है, महिलाओं के बीच है, दोनों ने अपने पति को खोया है, तो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मानते हैं राजनीति में सहानुभूति को हम भी महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। लेकिन चूँकि एक ऐसा माहौल वहाँ बनेगा जहाँ 2 माताओं की लड़ाई है, चाहे बेबी देवी की बात करें या यशोदा देवी की बात करें, ये सब दो जनों के बीच ही मुकाबला है और दोनों, उन्होंने अपने पति को खोया है। एक मैंने महिलाएं हैं और 2 माताओं के बीच की लड़ाई है उसमें, इसलिए हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो आप न्यूट्रल हैं इसमें, हम लोग न्यूट्रल रहेंगे और हमारे जो भी साथी हैं उनको संदेश होगा कि आप जो आपके विवेक में लगता है, और हो सके तो हम लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी आप तैयारी करें। लोकसभा से ही हम लोग शंखनाद करेंगे और बाकायदा काफ़ी गर्मी आपको भी लग रही है। हाँ, नहीं, ठीक है। गर्मी हमको भी लग रही है और 2024 में गर्मी कहाँ होगी? कोयला के खदान में होगी। यानी हमने पहले ही कहा है कि जहाँ जमीन के नीचे भी आग होगी और जमीन के ऊपर भी आग होगा, उस लोकसभा सीट से हम लड़ते हुए नजर आएंगे। मतलब धनबाद फाइनल है? देखिए, धनबाद और गिरिडीह दोनों जगह आ गए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन फिर भी अब गिरिडीह से आए तो कंफर्म कर दीजिए ना लोगों को कि क्या है। नहीं, देखिए, चूँकि कहा है ना,
विकास दा कि कभी कभी कुछ पत्ते अंतिम समय में खोलने चाहिए। प्लस हम लोग का संगठन अभी बच्चा है, शिशु अवस्था में, एकदम छोटा बच्चा है, मतलब गोद के लायक बच्चा है। अगर हम लोग इतना जल्दी अपने पत्तों को खोल देंगे तो बाकी जो तुर्रम खान लोग हैं वो हमें फंसा लेंगे अपनी राजनीति में। तो इसीलिए अभी हम लोग कोई भी पत्ता नहीं खोलेंगे, एकदम बाकायदा 2024 से ठीक घोषणा होगी कि कहाँ से चुनाव पॉसिबल है। दोनों जगह लड़ लेंगे। क्या भारत के संविधान में एक आदमी 2 जगह लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, बिल्कुल। तो फिलहाल मतलब आप रख सकते हैं कि अगर चुनाव लड़ना हो तो धनबाद और गिरिडीह जो लोकसभा है, हो सके मूड बना तो राजधानी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि राजधानी हमारा केंद्र बिंदु है। रांची की सीट, क्योंकि वहाँ भी एक हरियाणा का आदमी सुने आके बैठा है संसद के रूप में, तो वो तो हमें खलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बलिदान देंगे हमारे लोग, मरेंगे कटेंगे हमारे लोग, और राजस्थान हरियाणा के लोग संसद बन के जाएंगे, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए राजधानी को भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव की प्रक्रिया जो है साफ हो गई है। एक चूंकि जिस मैदान में हम मौजूद हैं, कहा जाता है कि इसी मैदान से इनकी शुरुआत हुई, और टाइगर जयराम महतो जो हैं, अब चूंकि टाइगर जयराम महतो हो गए हैं, तो इसी ग्राउंड से हुआ था जहां मौजूद हैं। ये विकास और प्रकाश को लेकर के एक मेमोरियल फुटबॉल का टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया है, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली इसी ग्राउंड से हमारी उत्पत्ति हुई है। ऐसे अगर कहा जाए तो जन्म मेरा भी, जिस प्रकार लोगों का जन्म हुआ है माँ की कोख से, मेरा भी जन्म माँ की कोख से हुआ है, लेकिन मेरा, हमको लगता है इस फुटबॉल के ग्राउंड से मेरा उदय हुआ है। तो इस फुटबॉल के ग्राउंड से हमारा नाता है। यानी साफ शब्दों में पहले एक शब्द ब्राज़ील के लिए कहते थे कि ब्राज़ील फुटबॉल को जीता है, फुटबॉल को खाता है और फुटबॉल को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाता है। तो हमारे भी गांव का यही कथन है, हम लोग फुटबॉल को जीते थे। और लगभग विगत 2010 से एक यहाँ बेहतर टूर्नामेंट होता है। और पहले हमारे क्लब का नाम था नेहरू युवा क्लब, फिर विवेकानंद क्लब, फिर भगत सिंह। और इस बार चूँकि हमारे 2 साथी जो अभी हिस्सा रहे हैं, आज भी हम लोग काफ़ी आहत में हैं, तो उनके नाम से अब प्रत्येक साल इस टूर्नामेंट को रखा जाएगा, उनको याद किया जाएगा, और उन्हीं के नाम से विकास प्रकाश मेमोरियल के नाम से ये टूर्नामेंट जाना जाएगा। तो खेल के मैदान से नाता हमेशा रहा है। और बाकायदा मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आप एक संपादित चैनल है, मैंने एक सम्मानित चैनल है, आपको काफ़ी लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं युवाओं को भी संदेश दूंगा कि खेल का हिस्सा होना चाहिए। आज आप देखिएगा, किसी भी आप ऑफिसर कॉलोनी में चले जाएँ, जहाँ ऑफिसर लोग रहते हैं, जो एक्सपायर मैंने रिटायर्ड हो जाते हैं 60-65 साल में, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह वॉलीबॉल खेलते हैं, सुबह सुबह फुटबॉल 60 की उम्र में। क्यों पता है ना? जवानी में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अगर वो जवानी में फुटबॉल खेलते हैं तो बुढ़ापा में उनको अपना नाती पोता के साथ गोद में खिलाने का टाइम था, फुटबॉल नहीं खेलते। क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि खेल से रहोगे तभी जिंदगी रहेगा, नहीं तो सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। तो फुटबॉल इसलिए हम खेलने बोल रहे हैं, ये फुटबॉल केवल एक खेल ही नहीं है, ये आपको फिजिकली मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फुटबॉल से तुम क्या उखाड़ लोगे, तो राज्य के जाओगा कि आज फुटबॉल खेलने वाला पूरे राज्य को उखाड़ के रख दिया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बाकायदा मुख्यमंत्री विधानसभा इस बात को कहते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। हुआ था कमेंट, उन्होंने 25वां जो आपका अंतिम तारीख था, आपका विधानसभा सत्र का अंतिम दिन, बोला था कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का माइक लेके नेता बनता है। तो एक्चुअली हम ही को टारगेट किया था, लेकिन नाम नहीं बोले, जानते नाम बोलेंगे तो और हीरो बन जाएगा। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि फुटबॉल खेलने से क्या होता है, उनको ये संदेश होगा कि एक साधारण फुटबॉल के मैदान से निकलने वाला शख्स पूरे राज्य के, एक होता था ना कि बचपन का डायलॉग था कि बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा। अभी नेता अगर बाथरूम में घुसता है तो टाइगर का नाम लेता है, टाइगर का नाम आता है। तो ये तो हुआ है। और आज जो मोटा मोटी लोग आश्चर्य भी करते हैं, अभी मैं अपना ही बताता हूँ, हैदराबाद से मैं अपना पूरा बॉडी का चेकअप करा के आया हूँ। यहाँ 7 को मैंने सुई डाला था, खून निकाला 7 बार, लेकिन फिर भी हम स्ट्रॉन्ग हैं। 2 दिन पहले हम हैदराबाद से आए हैं, और लगभग हमको 7 को बीमारी जो बोले तो फिर अभी सेम का सेम वही बीमारी सब है, बहुत गंभीर बीमारी है। फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल नहीं, आपके साथ हम बोल्ड हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ वो लग भी रहा है। लेकिन काफी प्रवासी लोग जो हैं हैदराबाद के, उन लोगों का, हाँ, उनका बहुत, क्योंकि हम गए भी थे। और चूंकि हम आप जिस क्षेत्र से हैं, गिरिडीह क्षेत्र से हैं, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा प्रवासी गिरिडीह के हैं, लगभग 70,000 की संख्या में है। आपके चैनल को देखते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो भी हैदराबाद में हमारे प्रवासी साथी जिन्होंने स्वागत किया, हमारा सम्मान किया, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और उनसे अपील करेंगे कि 2024 में आपको बाकायदा वोट करने के लिए झारखंड आना होगा, क्योंकि प्रवासी का दर्द हम लोग भी समझते हैं। जब हमारे यहाँ 40% खनिज संपदा, हमारे यहाँ कोयला अभ्रक मैंने चूना पत्थर, तो फिर हमारे लोग प्रवासी के रूप में क्यों रहेंगे? इसीलिए हम लोग चाहेंगे 24 में मतदान करें, ताकि हम लोग प्रवासी जो मजदूरों की लड़ाई है उसको भी बेहतर तरीके से लड़ सके। तो फुटबॉल के मैदान से ही हमें ये स्ट्रॉन्गनेस मिला है। लोग सवाल करते हैं कि 4 घंटा भाषण कैसे दे लेते हो, तो हम बोलेंगे आप भी फुटबॉल खेलो, 4 घंटा नहीं आप 8 घंटा दे लोगे। नहीं, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल ये कि JBKSS में कहा जा रहा है कि अब जो है, जैसा कि आपने बताया था कि 1 महीने में हम लोग का विस्तार हो जाएगा, यानी पार्टियों को या लोग को जिम्मेवारी मिल जाएगी, तो इसको लेकर के भी कुछ रणनीति बन गई है? हाँ बिल्कुल, अब तो हम लोग रणनीति बन चुकी है, और इसी को चयन भी किया जा रहा है, चयन भी हो चुका है। और आज 21 तारीख है, हमको लगता है 25 तारीख से पहले ये सारी चीज़ें बाकायदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा आ चुकी है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और क्लियर हो जाएगा। हमारी समिति का जो ढांचा है वो विस्तार के रूप में दिखेगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप उतने दूर से आएँ, आपका भी धन्यवाद और स्वागत है हमारी इस
सुंदर तोपचांची की धरती में, और तोपचांची की धरती में जब भी आइएगा दिल को मजबूत करके आइएगा, क्योंकि दिल हारने का चांसेस है, इतना सुंदर वादी है यहाँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत देखिए, टाइगर जयराम महतो को आप सुन रहे थे, और देखिए ये जो भीड़ है वो टाइगर जयराम को लेकर के लोग भी जो है काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। और ये जो मैदान है ये कोई ऐसा वैसा मैदान नहीं है भैया, ये मैदान जो है टाइगर जयराम महतो को जयराम महतो बनाता है। तो ये वाकई में बेहद ही एक तरीके से समझिए ऐतिहासिक मैदान कह लीजिए आप इसको। टाइगर जयराम महतो ने डुमरी उपचुनाव को लेकर क्या क्या कहा, प्रवासी मजदूरों को लेकर के क्या कहा, जेबी केसेस की तैयारी आने वाले समय में क्या कुछ है, वो आप सुन रहे थे, देख रहे थे। हम इन खबरों के साथ आपको जोड़े रखेंगे। आप सुन रहे थे टाइगर जयराम महतो को। हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली खबर में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए समाधान कब तक। जय हिंद।